क्वेश्चन पॉइंट बन रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग द y एक्सिस such that the midpoint of the base is at the origin। ठीक है, such that the midpoint of the base is at the origin, find the vertices of the triangle। तो जब इसमें x एक्सिस और y एक्सिस का जिक्र किया है तो इसका मतलब पहले मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लूँगा, x एक्सिस और y एक्सिस में बना लूँगा। तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने y एक्सिस बना ली इधर ऐसे, y और y डैश, एक्स एक्सिस बना ली x और x डैश, ये हो गया। तो अब देखिएगा द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2a। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या है कि उसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल। द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग द y एक्सिस। तो जो बेस है वो उसका अलोंग द y एक्सिस यानी कि y एक्सिस पर उसका बेस पूरा का पूरा लाई करता है। ठीक है, अच्छा, सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन। ओरिजिन क्या है? ये वाला पॉइंट ओरिजिन कहलाता है। तो मैंने बोला एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इसको बोल दीजिए B, इसको बोल दीजिए C। तो ये जो पूरी की पूरी जो लेंथ है, ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी हो गई? इस पूरी लेंथ को 2a इन्होंने बोला। तो मिड पॉइंट का मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली लेंथ कितनी हो गई? A। ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली लेंथ भी A हो गई। ठीक है, अच्छा, तो A और A ये हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया? कोऑर्डिनेट बताइए B का 0, A, 0, A, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली लेंथ कितनी है? A है। यहाँ से यहाँ तक वाली लेंथ भी A है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 0, -A, 0, -A। अब यहाँ पर एक पॉइंट है A, कैपिटल A। ठीक है, इसको इससे ज्वाइन करो ऐसे और इसको इससे ज्वाइन करो ऐसे। इसका लेंथ भी 2a ही होना चाहिए, इसका लेंथ भी 2a ही होना चाहिए क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, और जब ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है तो बेटा बीच वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। बीच वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। उन्होंने हमसे पूछा क्या है? उन्होंने पूछा है फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के वर्टिसेस क्या हो गए? 0, A और 0, -A। ठीक है, अब इसके वर्टिसेस कैसे निकालूंगा मैं? कोई आइडिया? पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से ये लगा सकते हैं कि ये तो ओरिजिन हो गया हो, तो मैं ये वाली लेंथ निकालूंगा, इसको बोल दो BOA। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल BOA। ट्राइंगल BOA में पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, तो क्या हो जाएगा? OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। तो ये जो OA है ये कितना है? स्मॉल a का स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB। AB कितना है? 2a। तो 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर। ठीक, हाँ OBA सर OB हमारा A है ना? हाँ हाँ, OA स्क्वायर और OB है ये, सही कह रहे हैं। मुझे ये निकालना है OA। ठीक है, तो OA स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। इस स्मॉल a को इधर निकाले, स्मॉल a स्क्वायर को, तो 4a स्क्वायर माइनस स्मॉल a स्क्वायर। हेलो हेलो जी, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं बोलता हूँ जी, मैं बोलता हूँ। मैं अभी बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ वो करते हैं। हाँ जी, बोलिए। तो ये 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना हो गया? 3a स्क्वायर। 2a स्क्वायर इज इक्वल टू हो
गया 3a², तो 2a की वैल्यू कितनी हो गई भाई 3 का स्क्वायर रूट कितना हो गया √3 और a² का स्क्वायर रूट हो गया a। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली लेंथ हो गई √3a। तो ये लाई कर रहा है x एक्सिस पर, तो इसका मतलब x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, a के कोऑर्डिनेट्स हो गए √3a, 0। शायद समझ गए होंगे। जब हमने कहा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली लेंथ a है, तो ये y एक्सिस पर लाई करता है, तो y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 और y की वैल्यू कितनी है a, ठीक है। ऐसे ही इसको 0, -a क्यों बोला, क्योंकि ये भी y एक्सिस पर लाई करता है, तो y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -a इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि नीचे की साइड में y नेगेटिव होता है, इस वजह से -a लिख दिया उसको। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन px1y1 एंड qx2y2। px1y1 एंड qx2y2। फर्स्ट है व्हेन pq इज पैरेलल टू y एक्सिस, सेकंड है व्हेन pq इज पैरेलल टू द x एक्सिस। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p इससे कोई फर्क पड़ेगा वैसे? उन्होंने बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q व्हेन pq इज पैरेलल टू y एक्सिस। जब pq y एक्सिस के पैरेलल होगा तब आपको pq का डिस्टेंस निकालना है। और सेकंड बोल रहे हैं व्हेन pq इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो दोनों ही केसेस में फ़र्क तो कुछ पड़ना नहीं है, p और q। हाँ बिल्कुल सही। जब हमने ये कहा ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, x डैश x, y और y डैश, ठीक है। दो पॉइंट्स दे रखे हैं, एक px1y1 और एक qx2y2। तो पहले में वो बोल रहे हैं कि pq इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो सबसे पहले तो आप p और q के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, तो उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो तो सेम ही रहेगा। अच्छा, तो हमने ये कहा कि p के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1, y1 और q के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2, y2, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन pq, डिस्टेंस फॉर्मूला याद है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, तो ये तो जनरल हो ही गया pq। उसके बाद जो सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं pq इज पैरेलल टू y एक्सिस। व्हेन pq इज पैरेलल टू y एक्सिस तो हमने क्या करा, ऐसे लिख लिया, यहाँ पर बना लिया p, इसके कोऑर्डिनेट लिख दिए x1, y1 और यहाँ पर लिख दिया हमने q, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x2, y2, ठीक है। तो ये पैरेलल टू y एक्सिस हो गया। अब इसमें क्या है कि कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए x1, y1 है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला डिस्टेंस x1 और यहाँ से यहाँ तक वाली हाइट y1, ठीक है। उसके बाद यहाँ से q के लिए यहाँ से यहाँ तक वाला डिस्टेंस x2 और यहाँ से यहाँ तक वाली जो हाइट है ये y2। यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला डिस्टेंस x1 भी था और इसी को हम x2 बोल रहे हैं। तो यही कह रहे हो x1 = x2, ठीक। तो क्या है कि जब भी y एक्सिस के पैरेलल लेंगे तो भाई x वाले कोऑर्डिनेट सेम हो जाएंगे, ठीक है। x वाले कोऑर्डिनेट सेम हो जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, व्हेन pq इज पैरेलल टू y एक्सिस, देन x1 = x2। ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बता दें भाई, क्लियर है ये चीज़ कि x1 x2 के इक्वल क्यों है? यस सर। ठीक है, पावनी बताइए। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो x1 = x2, तो यहाँ पर जब दोनों ही इक्वल हो गए तो pq क्या हो जाएगा, √x2
माइनस x1 की जगह पर आपने x2 लिख दिया, x2 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 से x2 कट गया तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0, क्या बचेगा अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो रिजल्ट क्या आ गया y2 माइनस y1। पी क्यू की वैल्यू आ गई y2 माइनस y1। ठीक, उसके बाद देख लीजिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इसी तरीके से क्या होगा कि P यहाँ पर हो गया और मान लीजिए Q यहाँ पर हो गया, तो ये P है x1 y1 और ये Q है x2 y2। और यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली जो हाइट है x1 अलग होगा, x2 अलग होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली हाइट y1 और यहीं से यहीं तक वाली हाइट जो है y2, तो इस केस में y1 इज इक्वल टू y2 हो जाएगा। ठीक है, तो then y2 माइनस y1 का मॉड दिया हुआ है पीछे आंसर। अरे वो चलेगा, कोई बात नहीं। ये क्या है कि y2 माइनस y1 जो है हमने ऐसे लिखा है यहाँ पर, तो ज़्यादा सही अगर देखा जाए तो वो y2 माइनस y1 का मॉड ही है, और या फिर आप ब्रैकेट लगाकर बाहर प्लस माइनस लगा दो। ठीक है ना भाई, मॉड का मतलब ये हो गया कि y2 और y1 दोनों अननोन टर्म्स हैं, तो मॉड के अंदर अगर अननोन टर्म्स होती है ना, तो इसका मतलब उसका रिजल्ट प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। तो आप या तो मॉड लगा दो या फिर प्लस माइनस करके y2 माइनस y1 लगा दो। ठीक, सही लिखा हुआ है पीछे, मॉड लिखना ज़्यादा सही है। when PQ is parallel to x-axis, when PQ is parallel to x-axis, then PQ is parallel to x-axis, then y1 is equal to y2. ठीक है, therefore PQ is equal to under root x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को लिखा y2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। y2 से y2 कट गया तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, तो रिजल्ट क्या आएगा x2 माइनस x1 का मॉड, x2 माइनस x1 का मॉड। ठीक है, हम मॉड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट का रिजल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, इस वजह से मॉड लिखना ज़्यादा बेटर है। चलिए जी, फोर्थ देखिए, फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 7, 6 एंड 3, 4। The point on x एक्सिस b, x एक्सिस पर जो पॉइंट है उसको आप मान लीजिए x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है, तो x, 0। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये इक्विडिस्टेंट है 7, 6 से और 3, 4 से। इस पॉइंट को P बोल दीजिए, x, 0, और ये एक पॉइंट है Q 7, 6 और एक पॉइंट है R 3, 4। तो आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस फार्मूला से PQ निकालो, डिस्टेंस फार्मूला से PR निकालो, दोनों को इक्वल रखो और फिर x की वैल्यू निकाल लो। PQ इज इक्वल टू PR, ये करना है। नाउ फाइंड x, और जब आपने x फाइंड आउट कर लिया तो x, 0 यानी कि आपके पास क्या आ जाएंगे, आपके पास प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे उसमें, तो यही पूछा है। ठीक है, तो मैं इसको इतना करके छोड़ रहा हूँ, आप कर लेना इसको। डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे ना भाई, PQ के लिए ये x2 y2 हो गया, ये x1 y1 हो गया, PR के लिए ये x2 y2 हो गया, ये x1 y1 हो गया, दोनों निकाल कर दोनों को इक्वल रखना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन
क्वेश्चन 5 क्या है? फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 0, -4 एंड B 8, 0. फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन. एक पॉइंट दे रखा है A, एक पॉइंट दे रखा है B, नहीं P और B. एक पॉइंट दे रखा है P और एक दे रखा है B. तो P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 0, -4 और B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 8, 0. ये पॉइंट दे रखा है. इनका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? x1 + x2/2. मिड पॉइंट क्या हो गया 4. x वाला कोऑर्डिनेट y1 + y2/2 तो क्या हो गया -2. मिड पॉइंट हो गया. और एक दूसरी लाइन है जो 4, -2 से भी पास हो रही है. इसको बोल दीजिए आप Q और O, यानी कि ओरिजिन से भी पास हो रही है. तो कह रहे हैं इसका स्लोप निकालो. इस लाइन का Q होगा, निकल जाए x1 y1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1. फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन. मुझे उस लाइन का स्लोप निकालना है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है. वो 0, 0 से. देखिए कोऑर्डिनेट्स कुछ अजीब हो सकते हैं, मैंने तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा है क्योंकि 0, 0 यहाँ होगा तो 0, -4 यहाँ नहीं होगा. ठीक है, तो हमने कहा कि ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है, उसके मिड पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है. समझ गए? मिड पॉइंट 4, -2 कैसे लिखा है समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले बता दें भाई दोनों बच्चे, मिड पॉइंट समझ रहे हैं ना? Yes, दिस प्लस दिस अपॉन Yes, 2. sir. ओके, मामा दिस प्लस दिस अपॉन 2. तो 4, -2 इसका मिड पॉइंट हो गया. अब मिड पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन है वही लाइन ओरिजिन से भी पास हो रही है. ओरिजिन क्या 0, 0. तो मेरे पास ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो मैं इसका स्लोप निकालूंगा. स्लोप क्या होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1. ठीक है, ये मैं छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन 5 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा. विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स 4, 4, 3, 5 एंड -1, -1 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. तो मुझे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ नहीं करनी है और बिना उसके बताना है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं. वर्टिसेस यानी कि कॉर्नर पॉइंट्स हैं. तो आप क्या करो, क्वेश्चन नंबर 6 में एक पॉइंट को बोल दीजिए A, एक पॉइंट को बोल दीजिए B, एक पॉइंट को बोल दीजिए C और ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से. A के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 4. B के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 5 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 1. बेटा आपको क्या करना है कि AB का स्लोप निकालना है. स्लोप को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल m ऑफ AB ये निकालेंगे. फिर स्मॉल m स्लोप निकालना है आपको BC का, ये आप कैलकुलेट करेंगे. जब AB का स्लोप निकालेंगे तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया. y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करके स्लोप ऑफ AB निकालेंगे. ठीक है, फिर ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया BC के लिए. तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करके स्लोप ऑफ BC निकालेंगे. फिर CA, तो इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान लो, स्लोप ऑफ CA निकालो. इन तीनों में से जो भी स्लोप निकलेगा पहले इन दोनों स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. अगर वो -1 आ गया तो हम बोलेंगे, मान लो AB और BC का जो स्लोप है उनका मल्टीप्लिकेशन -1 आ गया, तो मैं बोलूँगा AB और BC जो है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर है तो ये राइट ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल एट B. अगर मान लीजिए BC और CA का स्लोप जो होगा उनका मल्टीप्लिकेशन -1 हो गया, तो मैं कहूँगा कि यस ये वाला एंगल राइट एंगल है, मतलब ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट C. ऐसा कर देंगे. छोड़ दूँ, लग तो नहीं रहा टफ के नहीं कर पाएंगे, चाहे तो ट्राई कर लो अभी, हो जाएगा. ठीक, 7th वाला देखिएगा. फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y axis measured anti clockwise. ठीक है, ये क्वेश्चन समझना है.
x x dash y y dash. Find the slope of the line which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y axis measured anti-clockwise. एक लाइन है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज अगर हम मेजर कर रहे हैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज तो 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, मैंने मान लीजिए ये पॉइंट ले लिया, पहले समझ लो इसको, ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से वो लाइन ऐसे गुजर रही है, ऐसे ऐसे होते हुए जा रही है। तो ये वाली जो लाइन है ये वाई एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रही है मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो बोलते हैं मेजर्ड क्लॉकवाइज तो इस तरफ बनाता, लाइन को ऐसे बनाता था मैं, समझ गए। तो ये वाला एंगल वो 30 डिग्री बना रही है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि क्लॉक से अपोजिट डायरेक्शन में आप चल रहे हैं। 30 डिग्री समझ में आ गया, ठीक है। ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा 30 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। 90 प्लस 30 120, तो ये कितना बचेगा 60 डिग्री, है ना, एंगल सब प्रॉपर्टी से। और भाई जब ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा 120 डिग्री। मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है। कोई भी लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है दैट एंगल इज ट्रीटेड एज थीटा, उसको थीटा बोलते हैं, ये समझे। दोबारा देखिएगा, हम स्लोप निकालते हैं दो तरीके से। स्लोप निकालने का तरीका होता है, एक होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो एक तरीका तो ये हो गया कि जब मुझे कोई दो अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर बता रहा था कि इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, तो y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 4। 5 माइनस 4 इज 1, 3 माइनस 4 इज माइनस 1। 1 अपॉन माइनस 1 स्लोप ऑफ ए भी आएगा -1, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे एंगल दे रखा है तो ऐसा होना चाहिए कि लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या एंगल बना रही है दैट एंगल इज थीटा। उस थीटा का tan निकाल लो, tan थीटा निकाल लो, वो आपका स्लोप होगा। फिर से समझिए, इस क्वेश्चन में ये दे रखा था कि आपको उस लाइन का स्लोप निकालना है जो कि लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो वाई एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल ये बन गया 30। तो ये 30 है तो बेटा ये भी 30 हो गया, वर्टिकली अपोजिट, ये भी 30। और हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस दिस शुड बी इक्वल टू 180 एंगल्स एंड प्रॉपर्टी। तो ये 60 हो गया, तो ये लीनियर पेयर से इधर का क्या बचा 150 डिग्री। तो मुझे ये वाला क्यों चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में देखिए लाइन ये है और ये एक्स एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ में। तो इसका मतलब स्लोप क्या होगा tan 120 डिग्री, ठीक है। tan 120 डिग्री कैसे निकलेगा, ठीक है। ये तुम्हारी अगली एक्स्ट्रा क्लास में ये वाली चीज़ मैं बता दूंगा, ये हम ट्रिग्नोमेट्री में करा चुके हैं, करा दूंगा कल या परसों मोस्ट प्रोबेबली, ठीक। तो देखिएगा 120 डिग्री को हम क्या बोलेंगे कि 90 के मल्टीपल में कन्वर्ट करते हैं। 90 इंटू 1 प्लस 30 डिग्री, 90 इंटू 1 प्लस 30 डिग्री। अब 90 इंटू 1 प्लस 30 डिग्री, तो 90 इंटू 1 में जब कुछ ऐड होगा तो हम कहाँ पहुँचेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव तो tan तो नेगेटिव हो गया, माइनस हो गया। और जब ये ऑड नंबर होता है तो tan का हो जाता है ऑड। और ये 30 डिग्री ऑड 30 डिग्री कितना होता है √3, तो -√3। आंसर चेक कर लो, ये दे रखा है पीछे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यही होना चाहिए -√3, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स x, -1, 2, 1 एंड 4, 5 आर कोलिनियर। छोड़ दूँ ये क्वेश्चन, कोलिनियर कैसे पता चलेगा कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं, तो आप ए बी और सी मान लो, ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप सेम अगर आ गया तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला शो दैट द पॉइंट्स दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम।
कैसे करोगे भाई? स्लोप इक्वल होना चाहिए। क्या क्या क्या? स्लोप इक्वल होना चाहिए। स्लोप इक्वल होने चाहिए, बहुत बढ़िया। तो कोई दो स्लोप इक्वल हो और बाकी के दो स्लोप इक्वल हो, ठीक? ऐसा करना है, देखो मैं बनाकर दिखा देता हूँ। जो भी हमको पैरेललोग्राम के केस में जो हमको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं उनको सीक्वेंशियल मानना, ए बी सी डी, है ना, ऐसे मानेंगे। क्वेश्चन 8 तो आप अपने आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा हूँ। ए बी सी डी, तो हमने कहा ए क्या है, -2, -1, -2, -1, बी क्या है, 4, 0, सी क्या है, 3, 3, और डी है -3, -2, -3, 2। तो आप क्या करिए, स्लोप ऑफ ए बी निकालिए और फिर निकालो स्लोप ऑफ डी सी। तो ये दोनों जो हैं ये इक्वल होने चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक? और इसी तरीके से मैं निकालूंगा स्लोप ऑफ ए डी और स्लोप ऑफ बी सी, ये दोनों कैलकुलेट करना, तो ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए। तो जैसे हमारा ए बी का स्लोप और डी सी का स्लोप इक्वल हो गया, ए बी का स्लोप और डी सी का स्लोप जैसे ही इक्वल हुआ, तो हम ये कहेंगे कि भाई जब इनके स्लोप इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ए बी डी सी के पैरेलल है। जब इसका स्लोप इसके इक्वल हुआ तो मैं बोलूँगा ए डी डी सी के पैरेलल है, ए बी डी सी के पैरेलल, ए डी बी सी के पैरेलल, इसका मतलब इट इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है? इतना छोड़ रहा हूँ, करना इसको अपने। क्वेश्चन 10 देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। क्या पूछ रहे हैं वो? आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं और कह रहे हैं कि एंगल निकालो। हो सकता है कोई क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत आए, मैं जो वीडियो शेयर करूँगा ना, वो वीडियो देख लेना, तो उसमें आपको मतलब प्रॉपर उसी टाइम वीडियो दिखाई दे जाएगी, समझ में आ जाएगा कि क्या हिंट दिया था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन 10 जो है इसमें मानिए कि ऐसे दे रखा है तो वाई एक्सिस, एक्स और एक्स डैश, और द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, -1, 3, -1, तो 3 यहाँ पर होगा, -1 यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है? तो लिख दो इसको 3, -2, ठीक है? एक पॉइंट तो ये हो गया 3, -1, दूसरा है 4, -2, तो 4 यहाँ होगा, -2 यहाँ होगा, तो ऐसे लिख लो 4, -2। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन जा रही है ऐसे, ठीक है? तो इसका स्लोप निकाल लेंगे, इसको बोल दीजिए ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, एम ए बी निकाल लोगे, और एम ए बी ये क्या हो जाएगा, -2 -1, मतलब y2 - y1 अपॉन x2 - x1, x2 - x1 क्या हो गया, 4 - 3। एक तो ये तरीका हो गया, और यही लाइन जो है लंबी लाइन, ये एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मान लीजिए एंगल थीटा बना रही है। तो अगर मुझे थीटा दे रखा होता तो इसी लाइन का स्लोप कैसे निकलता, tan थीटा करके। तो ये जो वैल्यू आएगी इसको tan थीटा के इक्वल कर देना और निकाल लेना थीटा की वैल्यू। मैं ज़रा 1 मिनट में पानी पी कर आ रहा हूँ, आप थीटा की वैल्यू निकालो, निकल जाए तो बताओ, नहीं निकले तो बताओ, 1 मिनट में आया बस।
tan थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? हाँ -1, ठीक है। तो tan थीटा क्या हो गया फिर? 135, ठीक है। कैसे करा इसको? अच्छा, देखिए एक काम करते हैं, जैसे यहाँ से हमने देखा कि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा हो गया कि ये -2 -1 यानी कि -2 + 1, 4 - 3 = 1 = tan थीटा। तो देखिए आप tan थीटा = कितना हो गया? ये हो गया -1। अब वैसे तो जनरली याद रख लेते हैं कि tan थीटा की वैल्यू वैसे तो 45 डिग्री, tan थीटा की वैल्यू अगर 1 है तो थीटा 45 डिग्री होता है, लेकिन -1 है तो 135 डिग्री होती है। अब वो कैसे करा वो देखिएगा मेरा। उसको करने का तरीका है कि जैसे tan थीटा की वैल्यू -1 आ गई तो आप इसको लिखो tan थीटा = माइनस का tan 45 डिग्री, समझ गए? अब अगर ये माइनस साइन ना होता तो मैं tan से tan को ख़त्म कर देता, मैं कह देता कि थीटा 45 डिग्री के इक्वल है, लेकिन ये माइनस साइन प्रॉब्लम कर रहा है तो मुझे ये माइनस साइन हटाना है। तो इस माइनस साइन को हटाने का क्या तरीका है? हमने ट्रिग्नोमेट्री में ये देखा था बेटा कि tan माइनस थीटा बोलो तो वो माइनस tan थीटा के इक्वल आ जाता है। tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा के इक्वल आ जाता है। तो जो माइनस tan 45 डिग्री है तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 फॉर्म्स। कैसे? इसको बोल दीजिए माइनस tan 45, या तो माइनस tan 45 बोल दो, या फिर इसको आप बोल सकते हैं tan माइनस 45, या तो माइनस tan 45 ही बोलो ऐसे ही, और या फिर बोल दो tan माइनस 45। मैं एक एक करके दोनों वैल्यूज़ लेकर चलूँगा और मैं 90 के इवन मल्टीपल्स पर ट्राई करूँगा, क्योंकि 90 के इवन मल्टीपल्स क्या करेंगे, tan को पलटकर कॉट नहीं करेंगे। ऐसा होता है कि जो 90 के इवन मल्टीपल्स होते हैं वो tan को पलटकर tan ही रहने देते हैं, वो tan को नहीं चेंज करते। और जो 90 के ऑड मल्टीपल्स हैं, ऑड मल्टीपल्स कैसे? ये 90 का ऑड मल्टीपल है, 90 × 1, 1 क्या होता है? ऑड नंबर, तो इसलिए tan का पलटकर कॉट हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर 90 का इवन मल्टीपल होता, 90 × 2 होता, तो फिर tan का tan ही रहता। तो मैं 90 × 2, मैं इसको डिटेल में आपको करवाऊंगा मोस्ट प्रोबेबली कल या फिर परसों, ठीक है। तो देखिएगा मैं माइनस tan 45 लेकर चलता हूँ शुरुआत में, अगर इससे बात बन गई तो ठीक, तो नहीं तो ये लेकर चलूँगा। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे tan थीटा 90 के एक या दो इवन मल्टीपल्स पर ही बात बन जाती है। हमारा टारगेट क्या है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, हमारा टारगेट ये है कि tan थीटा = माइनस tan 45 है, मैं इस माइनस को गायब करना चाहता हूँ, ठीक। तो जरा देखिएगा tan थीटा = माइनस tan, और ब्रैकेट में 90 का इवन मल्टीपल ढूंढूंगा। तो पहला इवन मल्टीपल क्या हो गया, 90 × 2, दूसरा क्या होगा 90 × 4, तीसरा होगा 90 × 6। 90 × 2 से स्टार्टिंग करते हैं। जनरली 90 × 2 या 90 × 4 पर बात बन जाती है, ठीक है। तो 90 × 2 देखते हैं। हाँ जी, 90 × 2 हो गया 180। 180 में क्या ऐड या क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि अंदर 45 ही बचे, 135 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन मुझे समझ में नहीं आता, मेरे पास तो एडिशन वाला ही फॉर्मूला है। तो मैं क्या करूँगा, मैं उस सब्ट्रैक्ट को, ये -135 है ना, मैं इस सब्ट्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट करके लिखूँगा। कैसे? tan थीटा = माइनस tan 90 × 2 प्लस माइनस 135 डिग्री, ठीक है। 90 × 2 में 90, ये हो गया 0 डिग्री, ये 90 डिग्री मतलब 90 × 1, ये 180 डिग्री मतलब 90 × 2। 90 × 2 में जब कुछ ऐड हो रहा है तो वी आर मूविंग टू थर्ड क्वाड्रेंट। ये होता है A, ये होता है S, ये होता है T। ऑल स्टूडेंट्स टेक केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका साइन लिखेंगे, बाहर माइनस पहले से लिखा हुआ लिखा रहने दो। क्वाड्रेंट रूल के हिसाब से हम थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो आप प्लस का साइन लगाएंगे, लगा दिया, ठीक है।
90 इंटू टू है, टू का मतलब क्या है, इवन नंबर मतलब tan का tan ही रहेगा, तो ये tan ही रहा, और एंगल भी एज इट रहेगा -135 डिग्रीज। ठीक है, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, और tan माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, तो ये माइनस आ गया बाहर, और हमारा पर्पस हो गया सॉल्व। ये बन गया प्लस का tan 135 डिग्री, प्लस लिखा नहीं जाता, इधर भी tan, तो थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्रीज। समझ गए जी, क्लियर? ठीक है, इस तरह से निकाला जाता है। आपके सामने जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि हमारे पास मान लीजिए cos थीटा इज इक्वल टू -1 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, हम कहते हैं अगर cos थीटा इज इक्वल टू +1 आता तब तो सीधे सीधे बोल देते कि जो थीटा है वो 0 डिग्री के इक्वल है। -1 आएगा तो फिर वही करेंगे आप, 90 के इवन मल्टीपल्स ट्राई करेंगे, या तो 90 इंटू 2 पर बात बन जाएगी। अगर यहाँ पर हमारा पॉजिटिव ना आ पाता ये, तो फिर हम 90 इंटू 4 पर ट्राई करेंगे, उस पर भी नहीं आता तो 90 इंटू 6 पर बनी जाती है, 2 या 4 में से किसी एक पर बात नहीं होती। अगला देखते हैं क्वेश्चन। ईशा और पावनी बताना क्लियर है, कुछ पूछे? यस सर। ओके, क्या चीज़? दो तरीके बताए हाँ, 2 तरीके बताए थे। अभी मान लो यहाँ पर क्या मतलब है, मैं tan -45 पर ट्राई करता हूँ, tan -45 पर कैसे ट्राई करा जाता है ये भी देख रहा होता है, और कैसे ये फंडा जो है ऐसा भी हो सकता है कि ये काम ना करे, तो कैसे ट्राई करते हैं, tan -45 लेकर चलते हैं। मैंने कहा tan थीटा इज इक्वल टू, मैं -tan 45 लेकर चला था। अब जब मैं -tan 45 लेकर चला था, तो मैं एक काम करूँगा इसमें, जब -tan 45 लेकर चले तो आप tan -45 भी बोल सकते हैं, कर दीजिए ऐसे, tan -45 डिग्री ये कर दिया। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan -45 डिग्री, फिर फंडा वही लगाना है भाई कि 90 के इवन मल्टीपल्स, तो 90 इंटू टू में क्या ऐड या क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि -45 आ जाए, -45, तो ऐसे सोच कर तो आता नहीं समझ में, तो 90 इंटू 2 क्या होता है 180 प्लस x इज इक्वल टू -45 आना चाहिए भाई, तो x इज इक्वल टू -180 -45, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 225। ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 90 इंटू 2 प्लस -225 डिग्रीज, -225 डिग्री। समझ गए? अब फिर वही काम करेंगे कि tan 90 इंटू 2 में कुछ ऐड हो रहा है, तो हम कहाँ आ रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब ये है कि हमारा tan जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, tan थीटा इज इक्वल टू प्लस 90 इंटू 2 का क्या मतलब है कि tan का tan ही रहेगा, और ये एंगल एज इट इज आ जाएगा -225 डिग्री, माइनस को इधर ले आए, तो tan थीटा इज इक्वल टू -225 डिग्री। बनी ये बात, हमें तो माइनस हटाना था यहाँ से, तभी तो tan से tan कैंसिल कर देता, नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला हमारा यहाँ पर लागू नहीं हुआ। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक पर लग जाता है, या तो इस पर लग जाएगा या इस पर लग जाएगा, तो यहाँ पर नहीं लगा, उस पर लग गया था। ठीक है, और जैसे यहाँ पर नहीं लगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम अगला ट्राई कर सकते हैं, हम 90 इंटू 4 पर ट्राई कर सकते हैं, करके देखो जरा। मैंने करा फिर से, ये समझ में आ गया बेटा, बता दीजिए, ईशा पावनी बताइए, दोनों बच्चे ये चीज़ क्लियर है? Yes. ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं देखता हूँ कि अच्छा पहले इवन मल्टीपल पर बात नहीं बनी तो दूसरे पर देखते हैं। ठीक है, अच्छा ये चीज़ समझनी इस वजह से भी ज़रूरी है, ये ना एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब अगेन वही है कि मन बड़ा कर रहा था उसको पढ़ाने का, लेकिन सिलेबस में से हटा दिया है इन्होंने। ठीक, तो सारा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद किसी दिन 1 या 2 क्लास उसकी ले लूँगा। ठीक है, तो वो चीज़ ऐसी है कि वो आपको ना 12th में काम आएगी। बड़े अजीब तरीके से, बड़ी बेवकूफ़ी से सिलेबस जो है रिड्यूस करा गया है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो 12th में काम आती हैं और वो 11th में इन्होंने सिलेबस में से कटवा रखी है, तो वो फिर डबल मेहनत पड़ जाती है वहाँ पर। करना चाहिए था, आपको शायद करवाया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, उसमें करवाया होगा, उसमें कंपटीशन वाले में करवाया होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं करवाया कि जैसे cos थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो उसका जनरल सॉल्यूशन और प्राइमरी सॉल्यूशन
उसका सीधा सीधा रिलेशन होता है थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 π/2, ये होता है। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग पोर्शन था, आपको याद होगा 4th एक्सरसाइज है जो हमने हटवा दी थी, ये करनी नहीं है सिलेबस में, काम की चीज़ थी, पता नहीं क्यों हटवा दी। हाँ 4 में 165 आ रहा है, देखो दोबारा कर लो। जैसे मैंने माइनस यहाँ पर लगा रखा है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं कर रहा हूँ फिर से वही tan थीटा इज इक्वल टू -tan 45 tan -45, ठीक है। तो अब मैं इसका ना 4th वाला मल्टीपल ट्राई कर रहा हूँ, ठीक, क्योंकि 90 × 2 में तो ट्राई हुआ नहीं, काम नहीं बना। tan थीटा इज इक्वल टू tan 90 × 4। अब इसमें क्या ऐड या क्या सब्ट्रैक्ट करें कि -45 आ जाए, मतलब 360, 90 × 4 हो गया 360, उसमें मान लीजिए x ऐड कर दिया तो माइनस का 45 होना चाहिए, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया -360 - 45, तो x इज इक्वल टू माइनस का 405 डिग्री, ठीक है। तो -405 डिग्री। अब देखिए 90 × 4 में जब कुछ ऐड करेंगे तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो भैया tan भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। 90 × 4 का मतलब tan का tan ही रहेगा और ये एंगल ऐसे रहेगा, फिर ये माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ पर फिर से बात नहीं बन रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं तो दोनों में से एक पर काम नहीं बनता है, दूसरे पर बन जाता है, ठीक है। और इसके आगे जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि -405 डिग्री का मतलब ये है कि आपने एक बार -45 को लेकर आप एक बार सारा का सारा क्वाड्रेंट में आपने पूरे यूनिवर्स का चक्कर लगा लिया। अब -405 डिग्री यानी कि 360 से ऊपर पहुंच गए, यानी कि आप आगे पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब भैया और आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। तो tan -थीटा का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, लेकिन -tan थीटा का जरूर निकल जाएगा, और ये दोनों इक्वल होते हैं, समझ गए। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को करा जाता है जहाँ पर हमारे पास tan थीटा की, cos थीटा की या sin थीटा की वैल्यू माइनस में दे रखी होती है। वहाँ 90 के इवन मल्टीपल्स ट्राई करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 था ये। तो क्वेश्चन 11 देखते हैं। हाँ जी, 11 में बोल रहे हैं द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। एक लाइन है, उसका जो स्लोप है वो दूसरी लाइन के स्लोप का डबल है। अच्छा, इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3 फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। तो m2 को मान लो ट्वाइस ऑफ m1। पहली लाइन का स्लोप m1 मान लिया, तो दूसरी लाइन का स्लोप पहली वाली लाइन का डबल है, 2m1 हो गया, ठीक। और क्या बोल रहे हैं ये, इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम यानी कि tan थीटा 1/3 दे रखा है। तो tan थीटा कितना दे रखा है, 1/3 कर लोगे। अब m2 की जगह डाल देना 2m1, m1 की जगह तो m1 है ही, नीचे 1 + m1 की जगह m1 और m2 की जगह 2m1, ठीक। 1/3 इज इक्वल टू 2m1 - m1 कितना हो गया, m1 अपॉन 1 + 2m1²। ये जो मॉडुलस है, ये जो मॉडुलस है, मॉडुलस के अंदर अननोन टर्म लिखा हुआ है, अननोन वेरिएबल है, m1 है। तो ऐसे में क्या होता है, ये जो रिजल्ट है वो प्लस माइनस में आता है। 1/3 इज इक्वल टू ± m1 अपॉन 1 + 2m1²। एक बार प्लस m1 ले लेना, एक बार ले लेना m1 अपॉन 1 + 2m1² इज इक्वल टू 1/3, ठीक है।
और एक बार ले लेना माइनस m1 अपॉन 1 प्लस 2m1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। समझ गए भाई? प्लस जो है, जैसे हम प्लस लेते हैं ना साइन किसी भी रैशनल एक्सप्रेशन में जहाँ पर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो वो तो ऐसे ही नॉर्मली लिख दिया जाता है। जो माइनस वाला लेते हैं, माइनस को जनरली न्यूमरेटर में ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस m1 अपॉन 1 प्लस 2m1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इधर बनेगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इधर बनेगी, तो m1 की दो अलग अलग वैल्यूज़ आ जाएंगी। जो m1 की अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी उसी हिसाब से m2 भी अलग अलग वैल्यूज़ निकाल लेना। तो फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स, तो आप बता देंगे कि लाइन्स के स्लोप क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, करना इनको अपने आप। क्वेश्चन नंबर 12, अगर मान लीजिए यहाँ तक के क्वेश्चन हो जाते हैं तो 12, 13, 14 ट्राई करना, नहीं होते हैं तो मेरे से पूछें। ठीक है, आज इतना ही कर लेते हैं। थैंक यू सर। ओके।